हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक बार पुनः रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स का अगला पार्ट उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोगों को देखना है कि हम लोगों ने अभिक्रिया का वेग तो पढ़ लिया था, लेकिन अभिक्रिया के वेग के आधार पर कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभिक्रिया का वेग। ठीक है, कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग किसे कहा जाता है? देखिए, बोले थे एकांक समय में। अब रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, यानी कि उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है जिसमें अभिकारक भी होता है और उत्पाद भी होता है। तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद बनता है। तो इन सब सारी चीज़ों को आज हम लोग को क्लियर करना है। तो जो लोग भी, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है आज, इन सब पे क्लियर करना है। कुछ ही समय में शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करेंगे। और उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को निश्चित है दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम लोग को करना क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उसको हम लोग को जानना है। तो हम लोगों ने देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, ध्यान से बस सुनना है, वैसे मौखिक याद हो जाएगा। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। बस ध्यान से समझना यार, हम लोग उसकी परिभाषा मौखिक याद कर लेंगे, लेकिन हाँ नोट करना है। यानी कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की, लिख लीजिए, उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन। देखिए, सांद्रता में परिवर्तन की अभिक्रिया का, यानी कि सांद्रता में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया का वेग कहते हैं। सांद्रता में परिवर्तन को क्या बोला जाता है? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि R है और ये P में परिवर्तित हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये उत्पाद है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तो अभिकारक से उत्पाद में जाने के लिए उसे कुछ तो समय लगा होगा, कुछ तो ताप देना पड़ा होगा, कुछ तो सांद्रता में परिवर्तन हुआ होगा। उसी के दर को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, अब जिससे मान लीजिए कि प्रारंभ का समय हो, ठीक है, एकदम मैं बोल रहा हूं कि ये प्रारंभ की बात हो और ये A मोल प्रति लीटर दिया हो। ठीक है, क्या हो? मोल प्रति लीटर हो। कौन? तो ये, यानी कि हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, इसके सामने लिख दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे R लिखा जाए और ये परिवर्तन हो रहा है किसमें? P में। ठीक है, तो जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उत्पाद बोलते हैं। और ये अभिकारक हमारा सामने लिखा हुआ है। तो उस समय जो उत्पाद था वो क्या था? यानी कि उत्पाद की जो सांद्रता थी वो 0 थी। प्रारंभ में A मोल प्रति लीटर था। किसका? तो अभिकारक का। अब T समय पश्चात, यानी कि कुछ समय बीत जाने के बाद, यानी कि T समय
पश्चात। चूंकि हम लोग यह जानते हैं कि t समय पश्चात का मतलब होता है अभिकारक की सांद्रता घटती है, तो अगर मैं लिखूं तो a माइनस एक्स हो गया, तो निश्चित है कि उत्पाद की उस समय सांद्रता x हुई होगी। तभी तो a में से हम माइनस कर रहे हैं, ताकि अभिकारक में से सांद्रता हमारा क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाती है, तो बढ़ती जाती है। तो t समय पश्चात अभिक्रिया कितना हो जाएगा, t समय पश्चात अभिक्रिया, ठीक है। t समय पश्चात अभिक्रिया कितनी होगी, तो x बटा में t। आगे बात समझ में, x बटा में t, यानी कि t समय पश्चात अभिक्रिया का वेग कर लीजिए, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, x और बटा में t, ठीक है। अब ये बोल दिया जाए कि यदि समय dt लिया जाए तब अभिक्रिया का वेग कितना होगा, ठीक है। यदि समय dt लिया जाए तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो dx बटा में dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो dx बटा में dt हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग अभिक्रिया का वेग भी बोल सकते हैं, यानी कि कुछ समय पश्चात, यानी कि प्रारंभ में हमारा क्या था, प्रारंभ में उत्पाद की मोलरता यानी कि उत्पाद का जो सांद्रता था a मोल प्रति लीटर था, तो उस समय इसकी क्या थी, 0 थी। अब t समय पश्चात की बात कर रहा है कि उसकी मोलर क्या नाम है, वो सांद्रता a माइनस एक्स हो गई, तो उसकी क्या नाम है, उत्पाद की सांद्रता x हो गई, x मोल प्रति लीटर। तो t समय पश्चात हम लोगों ने अभिक्रिया का वेग निकाला, क्या निकाला, अभिक्रिया का वेग, तो वो हमारा निकला x बटा में t। तो यदि समय हम लोग dt ले लिया जाए तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, dx बटा में dt हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर, यानी कि वेग के आधार पर अभिक्रिया का प्रकार, ठीक है। तो यानी कि हमारा हेडिंग रहेगा वेग के आधार पर अभिक्रिया का प्रकार, ठीक है। वेग के आधार पर अभिक्रिया का प्रकार, तो हम सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं कि वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला तो तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, दूसरा मंद अभिक्रिया, क्या होती है, तो मंद अभिक्रिया, तीसरा हो जाएगा अति मंद अभिक्रिया, ठीक है। 3 रिएक्शन है, कौन कौन, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया। ध्यान से देखना है, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया, यानी कि फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं, कौन सा, तो तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। क्या देखेंगे, तीव्र अभिक्रिया हम लोग देखते हैं, यानी कि तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, तीव्र अभिक्रिया का मतलब इसमें समय न लगे, कुछ ही समय में वो अभिक्रिया क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, यानी कि ज्यादा समय न लगे। इधर हम लोगों ने क्या किया, अभिक्रिया कराया और तुरंत हमें उत्पाद के रूप में अभिकारक बदल, ठीक है। यानी कि जो अभिकारक है वो उत्पाद में कुछ ही समय में बदल जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। आगे बात समझ में, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसकी हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, यानी कि वे अभिक्रियाएं, नोट करते रहिए, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग निर्धारित, जिनका वेग निर्धारित करना संभव नहीं है, निर्धारित करना
संभव नहीं है, यानी कि जिनका वेग निर्धारण हम नहीं कर सकते। तो तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी कि वे अभिक्रिया जिनका वेग निर्धारित समय नहीं किया जा सकता वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। और इनको संपन्न होने में, यानी कि हम लिख सकते हैं जिसको संपन्न होने में 10⁻³ सेकेंड का समय लगता हो, ठीक है। जिसको अगर हम कहें कि अगर ये रिएक्शन कितने देर में कंप्लीट हो जाए तो 10⁻³ सेकेंड का ही समय लगे। कितने का समय लगे? 10⁻³ सेकेंड का समय लगे, ठीक है। और इसे आयनिक समीकरण भी बोलते हैं, आयनिक अभिक्रिया भी बोला जाता है। आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक अभिक्रिया भी इसे बोला जाता है, ठीक है। और इसे तत्कालीन अभिक्रिया भी बोला जाता है, ये भी याद रखना, क्योंकि हम लोगों ने जो डिफिनीशन लिखा है, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनके निर्धारित करना यानी कि संभव नहीं है, यानी कि उसका निर्धारण हम संभव नहीं कर सकते कब हो जाए। यानी कि हम इधर अभिक्रिया कराना प्रारंभ किए तब तक इधर हमारा उत्पाद मिल गया, वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम लोग आयनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं और इसे तत्कालीन अभिक्रिया भी बोला जाता है, ये भी नोट कर लेना है। तत्कालीन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? तत्कालीन अभिक्रिया भी हम लोग इसे कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? तो तत्कालीन अभिक्रिया भी बोल देते हैं। अब जैसे अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए कि अगर माना जाए कि NaCl है हमारा, क्या है? NaCl है, यानी कि एग्जांपल के तौर पे NaCl हो गया प्लस AgNO3 के साथ वो रिएक्शन करे, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया। जब इन दोनों ने रिएक्शन स्टार्ट किया, हाँ दोनों यानी कि एक्वस फार्मूले में है, अभी अब मैं नोट करते रहा हूं, तो क्या बनेगा? ये जो Ag है वो Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, AgCl बनाएगा प्लस NaNO3, ठीक है। NaNO3 का रिएक्शन कंप्लीट करेगा। यानी कि फास्ट रिएक्शन के हमारे क्या एग्जांपल हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो तुरंत यानी कि हमें मिल जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। यानी कि बहुत तेज अभिक्रिया करती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। तो आप इसे नोट करें, तब मैं आगे और सारा एग्जाम्पल बताता हूं। यानी तो मंद अभिक्रिया पे चलते हैं। मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, ठीक है। तो मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। वे अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसका वेग तीव्र अभिक्रिया से कम तथा अति मंद से अधिक वेग होता है तो मंद अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है? मंद अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि हम इसकी सामान्यता अगर समझें तो कुछ समय लगता है, कुछ मिनट लग जाएगा, कुछ घंटे लग जाएंगे, तो ये मंद अभिक्रिया। अभी मैंने फास्ट रिएक्शन में क्या बोला कि वो इधर मिलाया गया 10⁻³ सेकेंड का वो समय लेता है, और ये मिनट में चला जाएगा, मिनट घंटा में भी ले सकता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि
मान लीजिए कि CH3 हो, एक एग्जांपल लिख लीजिए, यानी कि ये एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल को हम लोग एल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन करा दें C2H5OH के साथ, ठीक है, किसके साथ? तो C2H5OH के साथ, तो क्या बनेगा? तो मेथिल यानी कि एथिल एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथिल एसीटेट बन जाएगा, और प्लस CO2 और प्लस H2O का निर्माण हो जाएगा, यानी कि H2O का। और ये भी कैसे में बनेगा? ये लिक्विड में बनेगा, ये भी लिक्विड में बनेगा। ठीक है, किस में बनेगा? तो लिक्विड में बनेगा, ये याद रखना। यानी कि ये मंद अभिक्रिया कुछ समय लेते हैं, मिनट लग जाएगा, घंटा, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे एसिटिक अम्ल। ठीक है, और ये हमारा एल्कोहल है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में से है। ठीक है, और ये एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। और ये क्या बन रहा है? तो एथिल एसीटेट बन रहा है। क्या बन रहा है? एथिल एसीटेट, और ये हम लोगों का जल है। आगे बात समझ में? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मंद अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अगला रिएक्शन है हम लोग का, सिंपल सी भाषा में, अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया। अच्छी बताइए, अति मंद अभिक्रिया क्या बोलेंगे? यानी कि जो फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन दोनों से, यानी कि इसका जो वेग निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि कई दिन लग जाते हैं, कई महीने, कई हफ्ते, और अगर माना जाए तो कई वर्ष भी लग जाते हैं, तो इससे हम लोग अति मंद अभिक्रिया भी बोलते हैं। यानी कि वे अभिक्रियाएं जो अत्यधिक मंद वेग से संपन्न होती हैं। क्या? अत्यधिक मंद वेग से संपन्न होती हैं, या वैसी अभिक्रियाएं जिनके पूर्व यानी कि पूर्ण होने में कई महीने, कई हफ्ते या कई वर्ष लग जाते हैं, अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कई दिन, पूर्ण होने में कई दिन या कई महीने या कई वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अति मंद अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि सिंपल सी भाषा में, ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कई दिन, कई महीने, कई हफ्ते या कई वर्ष लग जाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? जैसे लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, लोहे पर जंग का लगना, सबसे सिंपल एग्जांपल। एक लोहा ले लीजिए, उसको बाहर छोड़ दीजिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन हो, टेम्परेचर भी उसको मिले और नमी भी मिले, तो उसमें जो रिएक्शन होगा मूर्छा खाने की, यानी कि जंग लगने का जो उसका समय रहेगा, वो कई दिन लग जाते हैं, कई हफ्ते लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। तो इसे ही हम लोग बोलेंगे अति मंद अभिक्रिया, जिसको पूर्ण होने में काफी दिन लग जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? काफी दिन लग जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अति मंद अभिक्रिया बोलते हैं। आ रही बात समझ में आपकी? उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अति मंद अभिक्रिया बोली जाती है। तो आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर अब अगले दिन अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है,
उसके भी ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।